हेलो लर्नर्स, आज हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को कवर कर रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हमने मार्क्स को, डेरेनडार्फ को कवर किया है। अब हम करेंगे कोजर को और उसके बाद हमें करना है कॉलिंग्स को, और उसी के साथ साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाला चैप्टर है वो हो जाएगा क्लोज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोजर से। और जब हम कोजर को पढ़ रहे हैं तो ये भी एक एनालिटिकल सोशियोलॉजी में ही आते हैं। इसके पहले डेरेनडार्फ को किया था, वो भी उसी में आ रहे थे। तो कोजर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। कोजर की थ्योरी में जो स्टार्ट होती है उसमें दोनों ही जो पहले हमने पढ़ा है मार्क्स और डेरेनडार्फ, उन दोनों के ही आइडियाज़ को इंक्लूड करते हैं। वो दोनों की आइडियाज़ को लेते हैं। उसके बाद वो ना मार्क्स से एग्री होते हैं और ना ही डेरेनडार्फ से एग्री होते हैं। तो यहाँ से इनकी शुरू होती है थ्योरी, इसीलिए हमने इससे पहले उन दोनों को पढ़ लिया है ताकि हम डिफरेंस कर पाएँ। तो हमने जो किया है कार्ल मार्क्स और उन दोनों से ही वो सहमत नहीं हैं, और उन्होंने कहा इन दोनों को करने के बाद इनके आइडियाज़ को वो एग्री नहीं करते हैं। उसके बाद वो डेरेनडार्फ की जो थ्योरी थी उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें ये चीज़ आपको इसलिए हम सीक्वेंस में करते हैं ताकि आप डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएँ कि क्या है। तो ये लोग अभी तक संघर्ष को क्या मान रहे थे कि संघर्ष से क्या होता है, समाज में एक हिंसा उत्पन्न होती है या समाज में विरोध की भावना होती है। जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया कि प्रॉपर्टी पाने के लिए लोग करते हैं, और डेरेनडार्फ ने बताया कि अथॉरिटी पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी एक के पास पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसलिए करते हैं। तो जो कोजर हैं वो कहते हैं संघर्ष ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हिंसात्मक हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा क्या हो, वायलेंस हो। तो इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाते हैं। और इन्होंने कहा कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें हिंसा हो। तो यहाँ पे एक तो ये बात क्लियर आई कि इन्होंने क्लियर की कि इन्होंने संघर्ष को हिंसात्मक हो ये ज़रूरी नहीं माना। इसकी जगह वो कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे समाज में क्या होती है, एकता भी होती है, और समाज में एकता के साथ साथ लोगों में यूनिटी के साथ साथ डिपेंडेंसी भी बढ़ती है, और इससे समाज में क्या होता है, प्रकारात्मकता बनी रहती है। तो इन्होंने संघर्ष को, जैसे प्रकारवादी जो थे वो भी यूनिटी की बात कर रहे थे कि यथास्थिति बनी रहती है, लोग आते हैं अपना काम करते रहते हैं। तो संघर्ष को इन्होंने प्रकारवाद के साथ जोड़ने की कोशिश की है और जोड़ा है। तो इस वजह से इनकी थ्योरी को कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म कहा जाता है। और जैसे कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसने कहा है, ये नाम किसने दिए हैं, तो ये भी टर्नर ही हैं जिन्होंने क्या कहा है, कोजर की थ्योरी को संघर्ष प्रकारवाद नाम दिया है। और इससे पहले आपने पढ़ा था डेरेनडार्फ को, जिसको डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी टर्नर ने कहा था। तो ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आता रहता है कि इसकी थ्योरी कौन सी है, तो कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म है, क्योंकि उन्होंने कहा संघर्ष से एकता भी होती है, लोगों में एकता या संगठन की भावना भी निकल कर आती है। तो ये उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हिंसा ही लाए। यहाँ पे वो दुर्खीम जो थे उनकी आलोचना करते हैं कोजर, और कहते हैं क्योंकि कोजर दुर्खीम क्या करते हैं, हिंसा को समाज में मानते हैं, हिंसा विघटन लाती है, विघटनात्मक मानते हैं, यानी हिंसा को विघटनात्मक मानते हैं और हिंसा को वो सही नहीं मानते हैं दुर्खीम। तो यहीं पे ये इनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं समाज में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उससे समाज विघटित होता हो। कभी कभी समाज में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से ही हमें पता चलता है हमारा कौन अपना है कौन पराया है। वो आपको बाद में पता चलेगा, जब आप इनके टाइप्स को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह वो मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे जिनके आइडियाज़ बिल्कुल डिफरेंट थे, जो समाज को बता रहे थे कि समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समाज को तोड़ देता है, विघटित कर देता है, अलग कर देता है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, समाज में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एकता बनाए रखने के लिए होता है। और ये कहते हैं अगर समाज में संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो सोशल सिस्टम, जो भी सामाजिक व्यवस्था है वो बनी नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा संघर्ष जो होता है वो व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है।
और जब बनाए रखने का काम करेगा तो यानी जब यूनिटी की बात करेगा तो वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा प्रकार्यवाद से। और इसीलिए हमने आपको इसके पहले ही प्रकार्यवाद पढ़ा दिया है ताकि आप अच्छे से लिंक कर पाएँ कि प्रकार्यवाद में क्या होता है, उसको बताने की नीड नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया, संघर्ष से व्यवस्था बनी रहती है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जैसे रूरल है पर्सन, वो कहाँ जा रहा है, अर्बन में जा रहा है, और किस लिए जा रहा है, एक जॉब पाने के लिए गया। तो ये व्यक्ति जो यहाँ से रूरल से अर्बन में गया तो ये जॉब पाने के लिए गया। अब ये भी कहते हैं कि समाज ये कहते हैं हिंसात्मक हो, तो ये जो विघटन की बात हुई तो इन्होंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि समाज में हमेशा विघटन हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा विघटन हो या संघर्ष हमेशा विघटित करने के लिए ही होता है। उन्होंने कहा किसी विशेष दिशा यानी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, इसमें इन्होंने ये वर्ड ऐड किया है कि विशेष दशा में समाज विघटित हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि संघर्ष हमेशा विघटित करने के लिए होता है। वो कभी कभी एकता भी लाता है, मतलब किसी कंडीशन में हो सकता है विघटित, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी समाज विघटित होगा, जब भी समाज संघर्ष होगा तो समाज विघटित होगा। क्लियर हो गया? तो अब ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है गाँव से शहर आ रहा है जॉब के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि पहले इसमें लोग कितने रहते थे, 10, और अब इसमें से 5 लोग चले आए जॉब करने के लिए शहर में, तो कितने बचे, 5। तो क्या हुआ, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया यानी विघटित हो गया। तो ये कब हुआ, ये किसी विशेष स्थिति में तो हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा होता हो, हमेशा लोग गांव से शहर जाते हो, ये तो नहीं होता। तो यही ये बताना चाहते हैं कि किसी विशेष स्थिति में समाज में विघटन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा विघटित हो। इसका एक प्रक्रियात्मक रूप होता है यानी फंक्शनल होता है। इसीलिए इन्होंने कहा संघर्ष प्रकार्यवादी, इनको संघर्ष प्रकार्यवादी टर्नर ने कहा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये कहते हैं कि संघर्ष हमें जो होता है वो समाज में एकता लाने का काम करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे समाज में एकता लाने का काम करता है। जैसे हम इसको और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कास्ट सिस्टम का अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या हुआ, जब ये लोग गांव से शहर आए तो कास्ट सिस्टम जो था थोड़ा सा उसकी व्यवस्था विघटित हुई, लेकिन जहां वो एक तरफ विघटित होती है वहीं वो दूसरी तरफ जोड़ने का भी काम करती है। जैसे कि अगर आप देखें तो जाति व्यवस्था ने संघर्ष को तो प्रभावित किया है। अगर देखा जाए तो ये संघर्ष को प्रभावित करती है, संघर्ष तो इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसने एक तरफ क्या किया, जैसे आवागमन हो गया या फिर जैसे शिक्षा हो गई, एजुकेशन हो गया, इसमें इसने क्या किया है, इसमें यूनिटी भी लाया है, इसमें एक तरह से एकता भी आई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर एक तरफ विघटित हो रहा है तो एक तरफ कहीं ना कहीं वो यूनाइटेड भी हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा विघटित करने के लिए होता हो, और कॉन्फ्लिक्ट को जो कोजर ने लिया है वो इसका पॉजिटिव एक लेते हैं, प्रक्रियात्मक दृष्टि से देखते हैं, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट बात करते हैं डैरेन-डाफ के उसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भूमिका की बात की थी जिसमें हमने रूलिंग क्लस्टर ऑफ रूल और वो पढ़ा था। तो इसमें ये कहते हैं जो संघर्ष होता है वो भूमिका की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। तो उसी की जो डैरेन-डाफ बात अपनी कह रहे थे कि जो भूमिकाएं होती हैं उनका जो संस्थाएं बनाए रखती हैं उनको, उसमें एक पावर होती है। तो उसी को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं ये जो संघर्ष है वो भूमिका व्यवस्था में क्या करते हैं, प्रक्रियात्मक रूप से हेल्प करते हैं। सहयोग करते हैं या एकता बनाए रखने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो
कोज़र हैं, उन्होंने संघर्ष को विघटन ना मानकर उन्होंने कहा ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर संघर्ष नहीं होगा समाज में तो व्यवस्था भी नहीं होगी, क्योंकि संघर्ष होना बहुत ही ज़रूरी है, ये मानते हैं। तो बिल्कुल डिफरेंट बात है और अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं। संघर्ष को उन्होंने हिंसात्मक नहीं माना है, बल्कि उन्होंने कहा संघर्ष समाज में एकता लाने का काम करता है। अब एकता वो लाता कैसे, ये भी आपको पता चलेगा जब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने बहुत ही शॉर्टकट में इसको समझाया है कि इनका जो एक जिस्ट है, एक मोटा मोटा जो आइडिया है वो क्या है। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा कि कोज़र का जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आइडिया है वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं और उसी के साथ ही साथ हमारे जो कोज़र का आइडिया है वो हम कवर कर लेंगे। चलिए, कोज़र की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनके टाइप्स, क्योंकि टाइप्स इनके पूछे जाते हैं। कौन से टाइप्स इन्होंने दिए हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हमने जो देखा है वो अभी तक ये देखा है कि ये जो भूमिका व्यवस्था होती है, क्योंकि ये डैरेन डार्फ के उसमें सुधार करते हैं ना, संशोधन, तो इसीलिए भूमिका व्यवस्था में इन्होंने ये चीज़ ऐड करी। इन्होंने कहा भूमिका व्यवस्था में जो संघर्ष होता है वो अनुकूलन और एकीकरण लाने का काम करता है। ये एक वर्ड में अगर आप किसी को बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोज़र के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भूमिका व्यवस्था में एकीकरण और अनुकूलन लाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब टाइप्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट की। तो यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जॉर्ज सिमल से प्रभावित थे। ठीक है, सिमल से प्रभावित थे और इनके पे सिमल का काफ़ी प्रभाव है। अब सिमल के उसमें एक चीज़ निकल के आती है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होते हैं उसमें से पहले ही आक्रमणशीलता या फिर शत्रुता या फिर एग्रेसिवनेस का आक्रमणशीलता का आवेग होता है। ये किसने कहा है? ये मतलब कहा नहीं है, सिमल से इन्होंने ये लिया है कि व्यक्ति में पहले से ही आक्रमणशीलता, शत्रुता या फिर एग्रेसिवनेस का एक आवेग होता है। तो उसके माध्यम से वो क्या करता है, जो भी एग्रेसिवनेस होती है वो बाहर अपनी निकालता है या एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे एक फैमिली में क्या होता है, एक फैमिली में लोग रहते हैं तो उसमें उनके बीच में आपस में प्रेम भी होता है और घृणा भी होती है। ये प्रेम और घृणा जो होती है वो क्या करती है, जैसे कि एक फैमिली का एग्जांपल अगर हम लें, परिवार में तो जो भी बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, आपस में थोड़ी देर पहले लड़ते हैं, मॉर्निंग में लड़ाई की, इवनिंग में कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, सॉरी बोल के उसके बाद फिर साथ में खेलने लगते हैं। तो प्रेम और घृणा इसका मतलब ये नहीं है कि संबंध टूट जाते हैं। ये बताना चाहते हैं अपने एग्जाम्पल के माध्यम से कि इस प्रेम और घृणा का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फैमिली का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो टूट जाएगा। ये तो एक आवेग मात्र होता है, जो व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति करता है उसके माध्यम से निकल के बाहर आता है। तो ये हो गया सिंपल। और इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि प्रेम और घृणा तो दोनों हर व्यक्ति में होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो संबंध होगा वो टूट जाएगा। तो व्यक्ति में आक्रमणशीलता का आयोग रहता है पहले से ही, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है। वो फैमिली को एकजुट भी करता है थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो यूनिटी भी लाता है। और अगर आप मान लीजिए कोई भी नॉर्मल रिलेशन है, उसमें आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, कोई आप उसमें घृणा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ओवर शो कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं सब कुछ अच्छा है, तो वो जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो निकल के नहीं आ पा रही। अब घर में क्या होता है, वो उनके आवेग निकल के आते हैं, आवेग बताते हैं, संवेग बताते हैं, एक फीलिंग उनकी एक्सप्रेस होती है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो फिर मैंने कह दिया कि नहीं, हम तो इससे एग्री नहीं है, ऐसा है तो हम नहीं खेलेंगे, जो ऐसे छोटे बच्चे भाई बहन करते रहते हैं घर में। तो वो रियलिटी निकल के आती है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो लोगों की वास्तविकता बताता है। अकॉर्डिंग टू कोज़र,
और अगर हम देखें कि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है तो फिर हम कहते रहेंगे नहीं ठीक है, जो आप कह रहे हो वही सही, जो आप कह रहे हो वही सही, मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। तो फिर क्या होगा, वो आवेग जो होंगे, वो जो इंटरनल आपकी जो फीलिंग होगी वो बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उनको होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जैसे फैमिली का एग्जांपल मैंने दिया, फैमिली में यूनिटी लाते हैं तो उस तरह से वो सोसाइटी में भी जो ये संस्थाएँ हैं, भूमिका व्यवस्थाएँ, वो समाज में एकीकरण लाने का काम करते हैं। तो हमने छोटे से एग्जाम्पल से समझाया है, अगर आप इसको बड़े एग्जाम्पल में लागू करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि फैमिली में वो जो भाई बहन लड़ाई और झगड़ा दोनों करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था विघटित हो जाती। जो हमने इसके पहले पार्ट में आपको बताया, विघटित ही नहीं होती है, वो उसमें एकता और अनुकूलन भी लाती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि गाँव के लोग वहाँ से आते हैं तो फैमिली स्ट्रक्चर बदलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो आपस में डिपेंडेंट भी होते हैं, आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं, तो वो चीज़ बनी रहती है। तो इन्होंने कहा कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अब हम अगर बात करें इनके टाइप्स की, तो इन्होंने 2 तरह के टाइप्स बताए। तो पहले जो हम बात करते हैं वो है रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट टाइप, और जो दूसरा है वो है नॉन रियलिस्टिक। तो वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष की इन्होंने बात करी है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये क्या है, वास्तविक कॉन्फ्लिक्ट और अवास्तविक कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया है, तो ये दिया है कोजर ने। अगर हम रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट वो होते हैं जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति का सशक्त साधन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इच्छा शक्ति का साधन होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे इच्छा शक्ति का साधन होते हैं? रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी हो गई तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल में हम आपको बताएं कि जैसे किसी की मांग है और उसकी डिमांड जो थी वो हमने पूरी कर दी, तो फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं करेगा। तो इसमें जो ये इच्छा शक्ति का साधन है, इसका जो आवेग है वो तार्किक होता है, मतलब वो रैशनल होता है। यहाँ पे ये प्रेम घृणा वाली बात लागू नहीं होगी कि चलो हमें तुमसे प्रेम है तो हमने ये काम नहीं किया, हमें तुमसे हेट है तो हमने मार दिया, ये काम यहाँ पे नहीं। यहाँ पे ये रैशनल है, अगर उसकी इच्छा पूरी होगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, अगर इच्छा नहीं पूरी हुई तो उसकी विल पावर अगर नहीं पूरी हुई तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो आवेग था वो क्या हो गया, तार्किक हो गया। अब समझ में आ रहा है क्यों ये सिमिल से प्रभावित है, क्योंकि सिमिल की बात में जो है निकल के आती है। उन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट में जो लोगों का आक्रमणशीलता या जो एग्रेसिवनेस होती है उसमें एक संवेग की भावना होती है, तो यहाँ पे ये तार्किक हो गया। अब अगर हम नॉन रियलिस्टिक की बात करें यानी अवास्तविक संघर्ष की, तो इसमें इच्छा शक्ति का ये साधन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें अगर, तो आपका कोई भी श्रम संगठन है, वो आपका क्या है, उसने अपनी कोई मांग रखी और वो जब ऑर्गेनाइज्ड होकर कॉन्फ्लिक्ट करेगा अपनी मांगों के लिए तो वो हो जाएगा नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कोई भी इसकी इच्छा से मतलब नहीं होता है, ये अपनी इच्छाओं की अब जो इनकी अभिव्यक्ति होती है इंटरनल, उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति को करते हैं शो। और जैसे कि इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं सांप्रदायिक दंगे हो गए, या फिर उन्होंने कोई धरना दे दिया, या फिर उन्होंने कोई ऐसी प्रदर्शन कर दिया जो वो शो करते हैं, इसमें अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को वो दिखाते हैं कि नहीं मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो हम ये सब कुछ करेंगे, यानी अभिव्यक्ति होती है इसमें, इंटरनल जो उनकी फीलिंग होती है वो बाहर निकल के आती है। तो ये हो जाता है नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं होता इनके अंदर क्या चल रहा था। नॉन रियलिस्टिक इसमें तो पता चल जाता है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में कि इसकी यही इच्छा थी पूरी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ, तो उसमें पता चल जाता, लेकिन इसमें पता नहीं चल पाता है, नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। एक तो टाइप इन्होंने ये दिया है, दूसरा टाइप और उन्होंने दिया है, उसमें भी 2 तरह के टाइप बताते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो उसमें है एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है बाहरी संघर्ष। तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो क्या होता है, जब किसी ग्रुप या समाज में
बाहर से आता है। कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। तो जब बाहर से आता है कॉन्फ्लिक्ट तो क्या होता है, वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे नाम से ही पता चला है। अब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ग्रुप में, किसी ग्रुप या सोसाइटी में एकता लाने का काम करता है। इससे क्या होती है, समाज में यूनिटी आती है। अब वो कैसे यूनिटी आती है वो हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक घर में ना होकर, प्रांत में ना होकर, जब किसी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पता चला कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। सारे हिंदू मुस्लिम जो भी इंडिया में रहते थे वो सारे लोग एकजुट होकर क्या करने लगे, अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट करने लगे। और उस तरह से हमें पता चला, अरे मेरे देश में तो इतने सारे लोग हैं जो हमें एक सूत्र में बांध रहे हैं। फिर यहाँ पे वी आर इंडियन की फीलिंग आ गई और इसने क्या किया, सभी लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे क्या हुआ, यूनिटी निकल के आई। तो जो सिमिल सबसे पहले कोजर बता रहे थे सबसे पहले कि संघर्ष समाज में एकता और अनुकूलन बनाए रखने का काम करता है। तो वहाँ मुझे पता चला कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे हमें पता चला हमारे देश के इतने सारे लोग एक साथ हैं और इससे क्या हुआ, समाज में यूनिटी यानी एकता आई। समझ में आ गया। दूसरा है हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब आंतरिक संघर्ष। अब यहाँ पे जब वो बात करते हैं तो वो किससे प्रभावित हैं, मीड से, कूले से और गॉफमैन से, इन लोगों से वो प्रभावित हैं जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वो बात करते हैं। और इसमें वो कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, वो समाज में वो भी एकता बनाए रखने का काम करता है, लेकिन अपने ही समाज में किस तरह से एकता बनाता है वो हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कास्ट सिस्टम में रहता है और उसने उसके नियमों को फॉलो नहीं किया, तो क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने इनको दंड दिया। और जब इनको दंड दिया तो समाज में जो डेविएंस की जो विचलित विघटन की भावना थी उसको कम किया इसने। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ये दंड देकर वहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ें हो रही थी उसको रोकने का काम किया। लोग डर गए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अपने कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कोजर के अकॉर्डिंग जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, समाज में एकता बनाए रखने का काम करता है। और वो कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, समाज में एकता आती है और इसके डर में क्या होता है, जो डेविएंस होता है, विघटन होता है, वो नहीं होता है, वो कम होता है, बचा रहता है और इससे समाज में यूनिटी बनी रहती। तो इसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने क्या कहा है, सेफ्टी वॉल्व कहा है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसने संघर्ष को सेफ्टी वॉल्व कहा है, तो वो है कोजर ने। ये सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और इस तरह से इन्होंने कहा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समाज के लिए एक प्रक्रियात्मक रूप में आते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में होने वाली भूमिकाओं में यूनिटी और अनुकूलन और संगठन बनाए रखने का काम करते हैं। और इस तरह से समाज में क्या होता है, व्यवस्था जो होती है वो बनी रहती है, सस्टेन होती रहती है, जो प्रकार्यवादी कहते थे। तो इन्होंने कहा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, सेफ्टी वॉल्व का क्या मतलब है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है। तो मैंने यहाँ पे एक कास्ट का एग्जांपल दिया था। एक दूसरा जो पर्सनल लाइफ का एग्जांपल अगर दिया जाए तो जैसे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहने चाहिए। इन्होंने ये कहा छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से नाराज़ हैं तो उससे आपने एक बात कही, दो बात कही, तीन बात कही और उसने इन तीनों बातों का जवाब दे दिया तो क्लियर हो गया, चलो कोई बात नहीं, गलत फहमी हो गई थी और अब सही हो गया, कोई बात नहीं, किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो इसकी वजह से बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन आप सोचते नहीं, हम ये बात क्लियर नहीं करेंगे, ये बात क्लियर नहीं करेंगे, ये बात क्लियर नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम क्या पूछेंगे। और फिर आप कहते हैं ये सारी बातें हम नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई। तो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट अगर ये छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं होंगी तो ये क्या होगा, जब निकलेगा फिर बड़ा होके तो विस्फोटक रूप ले लेगा, फिर तो लड़ाई होना तय है। और फिर जब बात होगी तो वो आपकी नहीं समझ पाएंगे, आप उनकी नहीं समझ पाएंगे, इतनी सारी बातें हो जाएंगी कि आप किस किस की सफाई देते रहेंगे। तो फिर क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट विघटित रूप में निकल के आएगा।
इसलिए कोज़र कहते हैं कि समाज में छोटे छोटे संघर्ष होते रहने चाहिए और छोटे छोटे संघर्ष समाज के लिए एक प्रक्रियात्मक रूप लेके आते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, वो सोसाइटी में एकता लाने का काम करता है। तो इस तरह से कोज़र ने समाज में 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट बताए हैं जो पूछे भी जाते हैं, रियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक, एक्सटर्नल, इंटरनल। और चारों का मैंने मतलब भी आपको समझा दिया है। और चारों ही ये जो टाइप्स हैं, 4 नहीं 2 हैं और दोनों में 2-2 टाइप्स हैं, वो पूछे जाते हैं। तो 2 सेट इन्होंने दिए हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग थ्योरी इन्होंने दी। दोनों ही जो आपने पहले पढ़े थे मार्क्स और डैरेनडार्फ, उनसे बिल्कुल डिफरेंट बात कही है। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने डेली लाइफ के एग्जांपल को देके समझाया है, तो कोई डाउट नहीं होगा और इनके आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और यही सबको देखते हुए टर्नर ने सिर्फ एक सेंटेंस में अपनी बात ख़त्म कर दी कि जो कोज़र का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म है, यानी संघर्ष प्रकार्यवाद है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।